अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं। नावल की ये नेक्स्ट एपिसोड है और इस नावल का नाम है बेपनाह इश्क और इसको लिखा है शीज़ा ने। तो आइए यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड का आगाज़ करते हैं। अगर हमारी बेगम साहिबा इजाज़त दे तो हम 1 हफ़्ते के लिए मरी चले जाते हैं। हनीमून भी हो जाएगा और तुम्हें अच्छे से स्नोफॉल देख लेना। वो सरगोशी करता कान की लूक चूमता बोला, नहीं, मैंने नहीं जाना। वो उसकी कुर्बत से घबरा कर बोली, मगर अभी तो मेरी प्रिंसेस ज़िद कर रही थी जाने की। वो उसकी आंखों में शरारत देख चुका था, इसलिए उसे तंग कर रहा था। वो उसकी तरफ झुका और एक शौक शरारत करके पीछे हो गया। मैं मजाक कर रही थी, वो सर झुकाकर इकरार कर गई। पर अब मैं मजाक नहीं कर रहा। तो मेरे सामने मेरे फेवरेट कलर में खड़ी हो, कसम से दिल बहुत बेईमान हो रहा है। प्लीज छोड़ें ज़ेब, आज छोड़ने का इरादा नहीं जानम। वैसे गोद में उठाता बेडरूम में दाखिल हुआ और नूर खुद को कोस रही थी कि क्यों उसने सोए शेर को जगाया। वो उसे बेड पर लिटाकर उसके साथ लेट गया। ज़ेब ने नूर के बालों का क्लिप उतारा और उसके बालों में मुंह छुपाकर गर्दन पर लब रख दिए। और नूर की हमेशा की तरह उसकी शिद्दतों में ज़बान बंद हो गई। उसकी शिद्दतों से घबराकर नूर ने मुंह उसके सीने में छुपा लिया। इस तरह एक खूबसूरत रात इख्तिताम को पहुंची। वो लाउंज में सोफे पर टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था जब मुलाजिम उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई। छोटे साहब कॉफी रख दो। अबान ने आंखें खोली जो सुर्ख हो रही थी। अबान ने कॉफी का मग उठाया और जमीन पर दे मारा। 1 घंटा हो गया है तुम्हें कॉफी का कहा है, तुम अब आ रही हो। वो धाड़ा जिससे मुलाजमा डर के 2 कदम पीछे हुई। रुखसाना बेगम शोर की आवाज सुनकर लाउंज में आई। अभी बेटा ये आप कैसे बात कर रहे हैं? मामा आपने कैसे मुलाजमा रखे हुए हैं? कोई काम ठीक से नहीं करते ये। रुखसाना बेगम हैरत से बेटे को देख रही थी, जिससे कभी किसी मुलाजम के साथ बदतमीजी नहीं की थी। मीर कभी कभी कर देता था, मगर अबान सबकी इज्जत करता था। अभी बेटा बात क्या है, आप मुझे बताएंगे? कोई बात नहीं, अगर होती भी तो आपने कौन सी पूरी कर देनी है? आपको तो सिर्फ मीर भाई की फिक्र है, दूसरा बेटा चाहे मर जाए। वो तंज करता हुआ कमरे में चला गया। रुखसाना बेगम ने आंखों में आई नमी साफ की और उसके रूम में दाखिल हुई। आज नहीं, आज इन्हें अपना यहाँ मुख बेटा बदला बदला सा लगा। बिखरे बाल, रफ सी शर्ट और जीन्स पहने, इस पर सुर्ख अंगारा आंखें, ये कोई और ही अबान लग रहा था। अभी उसके पास बैठकर पुकारा और अबान के बालों में हाथ फेरने लगी, मगर वो वैसे ही लेटा रहा। मुझे पता है तुम किस वजह से नाराज हो। मैं बहुत जल्द मरियम से तुम्हारे और निमरा के रिश्ते की बात करूंगी। सारी सिचुएशन के बारे में तुम जानते हो। अभी थोड़ा ठीक हुआ है। मैं तो उसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी, मगर इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जाऊंगी और उससे बात करूंगी। मैं तुम दोनों से एक जैसा ही प्यार करती हूँ। मीर तो हरकतें ऐसी करता है, इस वजह से मुझे उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है, मगर तुम मेरे अच्छे बेटे हो। अभी अबान खामोशी से उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। मैं तुम्हारी हालत से बेखबर नहीं हूँ। अभी मुझे पता है तुम निमरा से बहुत प्यार करते हो। वो खामोशी से सुनता रहा, फिर उनके हाथ पकड़ के चूमे। सॉरी मामा, मुझे आपसे और मुलाजमा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मगर आइंदा कभी मरने की बात ना करना। वो जरा खफगी से बोली तो उसके सर पर चीत लगाई। ओके मामा, एंड फिर से आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, चलो उठो, फ्रेश होकर आओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। वो उसका माथा चूमती चली गई। वो गाने की कोई धुन सीटी पर बजाता कमरे से बाहर आया। लाउंज में देखा वहां कोई नहीं था तो वो किचन में चला आया, जहां हस्बे मामूल मरियम बेगम नाश्ता बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मामा। वालेकुम अस्सलाम, पापा कहाँ हैं? वो फ्रिज से जूस निकालता गिलास में डालकर बोला, अपने कमरे में है। तबीयत ठीक है उनकी? हाँ तबीयत ठीक है, बस वैसे ही जब से तुमने ऑफिस संभाला है वो फ्री हो गए हैं हर टेंशन से। ओके फिर मैं चलता हूँ, हूर को कॉलेज भी छोड़ना है। हूर के नाम पर उसकी आंखें चमकी। उन्होंने मिस नहीं खांसी से इससे अपनी तरफ मतवजा किया। कहाँ खोए हैं बेटा जी, जरा हमें भी बताएं। उन्होंने उसे खांसी से अपनी तरफ मतवज्जो किया। कहाँ खोए हैं बेटा जी, जरा हमें भी बताएं। वो शरारती अंदाज में बोली, कहीं नहीं, यही हूँ। वो खजल हुआ। लगता है मुझे भाई साहब और देव से जल्द बात करनी होगी। वो मायने खैजी से बोली, अच्छा मामा मैं चलता हूँ। वो अपनी जान बचाता चला गया। पीछे मरियम बेगम उसके अंदाज पर हंस दी। नूर
وہ کب سے کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا مگر وہ کمرے میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نور یار آ جاؤ، وہ بیچارگی سے بولا۔ کیا ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتی بولی۔ یار یہ ٹائی باندھ دو، وہ معصوم سا منہ بنا کر بولا، جس سے نور کو ہنسی بہت آئی مگر ضبط کر گئی۔ پہلے آپ وعدہ کریں مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ کچھ سوچتا مسکرایا۔ پہلے آؤ تو، جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ شیشے کے آگے کھڑا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے زیب، وہ ڈریسنگ کے ساتھ لگی ٹائی باندھ رہی تھی جب زیب نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ میں نے کیا کیا؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا ہاتھ نہ لگانا۔ تو میں نہیں لگا رہا ہاتھ اپنے پرنسس کو۔ پھر اس نے نور کا بائیں گال چوما۔ زیب وہ چیخی اور ٹائی باندھ کر جلدی سے دور ہوئی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، رات کو سنو فال کیسی لگی میری جانوں کو؟ بہت بری، اور اب آپ جلدی کریں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ یہاں یار ایک تو تم بھی نا مجھے روز دیر کروا دیتی ہو۔ 1 منٹ میں آپ کو دیر کرواتی ہوں، وہ لڑا کر عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتی بولی۔ ہاں نا، وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا اور پھر اچھی طرح اس کی بولتی بند کرتا اپنا کوٹ اٹھا کر اسے بائے بولتا چلا گیا۔ پیچھے وہ کتنی دیر ایسے ہی کھڑی رہی۔ حیدر نے کالج کے باہر گاڑی روکی۔ کالج آ بھی گیا؟ حور چہک کے بولی۔ حور، حیدر نے گمبھیر آواز میں پکارا۔ جی یہ جگہ تو مناسب نہیں مگر آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی دل کی بات تمہیں کہوں۔ آئی لو یو حور، پتہ نہیں کب سے مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی شدید والی۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھ رہی تھی جس سے اس کے نابی لب مسکرائے۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، ہر وقت دل کرتا ہے تم میرے پاس ہو اور وقت تھم جائے، میں تمہیں دیکھتا اور سنتا رہوں۔ وہ اسے اپنے دل کا حال بتا رہا تھا اور وہ بت بنی سن رہی تھی۔ جلد ہی میں ماما پاپا کو بھیجوں گا اور تمہارے جواب کا انتظار رہے گا مجھے۔ اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے کالج سے، اپنا خیال رکھنا حور، میرے لیے۔ جی۔ وہ اپنا کالج بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ حیدر اس کے ہاتھوں میں لرزش دیکھ سکتا تھا۔ اس کے کالج کے اندر داخل ہوتے وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ وہ فریش ہو کر نکلا جب اس کا شدت سے دل کیا نمرا سے بات کرنے کو۔ دوسری طرف وہ اپنے بالز بنا رہی تھی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ 2-3 مرتبہ اس نے اگنور کیا مگر دوسری طرف کوئی ڈھیٹ ہی تھا جو باز نہ آیا۔ ہیلو، کون ہے؟ بنا دیکھے اس نے کال پک کی۔ کیسی ہے ہماری بیگم صاحبہ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ وہ غصے سے بولی۔ ہمت تو بہت کچھ کرنے کی ہے نمرا جان، بس تم ملو تو اکیلے پھر بتائیں۔ شٹ اپ بدتمیز۔ اوف، تمہارا یہ غصہ، قسم سے اس وقت تم بہت پیاری لگ رہی ہوگی۔ اگر میں وہاں ہوتا تو ان خوبصورت لبوں سے جو تم پھول برسا رہی ہو انہیں میں چوم لیتا، وہ شرارت سے بولا۔ دوسری طرف نمرا جیسی بولڈ لڑکی بھی اس کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ کیا ہوا جان، چپ کیوں ہو گئی؟ اور نمرا نے بنا کچھ کہے کال کاٹ دی۔ بدتمیز، لوفر، آوارہ، وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس وجہ سے اس نے حور کو میسج کر دیا کہ وہ آج نہیں آئے گا، اس لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائے۔ نمرا بھی ابھی صبح والی بات سے نہیں سنبھلی تھی، اس وجہ سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی جب چاروں طرف سے اس نے گھیر لیا۔ یہ کون لوگ ہیں انکل؟ وہ ڈر کے بولی۔ پتہ نہیں بی بی جی۔ حور نے جلدی سے کار کے شیشے اوپر کیا۔ بی بی جی آپ صاحب کو فون کر دیں۔ وہ ڈری سے امی حور کو دیکھ کر بولا۔ حور زیب کو فون کر رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اس کو حیدر کا خیال آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نمبر ڈائل کیا اور آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ لوگوں کو گاڑیوں سے باہر آتا دیکھ رہی تھی جو اسلحہ سے لیس تھے۔ ہیلو، حور گھر پہنچ گئی؟ دوسری طرف حیدر کی محبت بڑی آواز کان میں پڑی۔ حیدر پلیز پلیز مجھے بچاؤ، ہچکیوں کے درمیان وہ بولی جب حیدر کو دوسری طرف سے اس کی چیخ سنائی دی۔ حور آر یو اوکے؟ وہ میٹنگ کے روم کی طرف واپس جاتا پلٹا، دل اس کا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حور پلیز کچھ بولو، وہ چیخا۔ دل میں اس کے ہزار وسوسے آ رہے تھے۔ آفس کا سارا سٹاف اپنے باس کو دیکھ رہا تھا جو پاگلوں کی طرح پارکنگ ایریا کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ پارکنگ میں پہنچ کر گاڑی میں بیٹھا اور کچھ ہی منٹوں میں گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے زیب کو بھی میسج کر دیا جس کے جواب میں زیب نے اسے حور کی لوکیشن سینڈ کی اور اسے جلدی پہنچنے کو کہا۔ اسے ایک بڑے کمرے میں رکھ دیا جہاں ایک عدد بیڈ اور صوفہ تھا، دیکھنے میں کافی پرانا لگتا تھا۔ جی باس، آپ کا کام ہو گیا، لے آئے ہم اس کی بہن کو۔ گڈ، اب تم اچھی طرح اسے پیار کرو، یہ تمہاری ہوئی، وہ صفاقت سے ہنستا بولا جبکہ جاسم کی آنکھیں حور کے سراپے کو دیکھ کر چمکی جو ہوش و حواس سے بیگانی بیڈ پر پڑی تھی۔ شکریہ سر۔ اوکے، تم انجوائے کرو، ویڈیو بنانا مت بھولنا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے سر۔ وہ فون بند کرتا دھیرے دھیرے حور کے قریب بڑھ رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ انگلی سے اس کے گال چھو رہا تھا۔ حور کی آنکھیں کسی اجنبی سے لمس سے کھلی، وہ ارد گرد دیکھ کر جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔
जब उसे किसी का हाथ अपनी गाल पर महसूस हुआ, वो एक झटके से बेड पर से उठकर दरवाजे के पास गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, मगर सामने बैठा वजूद उसकी हालत पर हंस रहा था। ओफ! जानम, थक जाओगी, छोड़ो, इधर आओ। वो उसके करीब आने लगा। प्लीज़ छोड़ दो मुझे, खुदा का वास्ता है, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, मगर मुझे जाने दो। वो अपनी इज्जत की भीख मांगती बोली, मगर मुकाबिल के सीने में तो जैसे दिल नहीं पत्थर था। ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें मैं जानम? ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें मैं जानम? अभी तो तुम्हारे इस नोखेज हुस्न का मजा लेना है मैंने। वो खबासत से हंसता अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। देखो, तुम्हारे घर में भी माँ बहन होगी, प्लीज खुदा के लिए मुझे जाने दो। वो पीछे होती दीवार से जा लगी। उस आदमी ने हूर के गले से दुपट्टा उतारा। वो उसकी तरफ झुकने लगा जब पीछे से किसी ने उसका कॉलर पकड़ा और अपनी तरफ मोड़ के एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा, जिससे वो जमीन पर मुंह के बल गिरा। डोल, तुम ठीक हो? वो हूर के साकित वजूद को हाथ लगाता बोला। वो फिर उसे मारने के लिए बढ़ा जब हैदर ने हूर को अपने पीछे करके उसके वार को रोका और अपनी टांग उसके पेट में मारी। तब तक ज़ेब भी वहां पहुंच गया और हूर को अपने गले लगाया। मेरा बच्चा, ठीक हो तुम? वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरता बोला, मगर वो कुछ न बोली और बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। हैदर, उसे लेकर अस्पताल जाओ जल्दी, वो चीखा। हैदर उसको लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। ज़ेब ने किसी का नंबर डायल किया। हाँ अकरम, जल्दी पहुंचा, तुम्हारे लिए काम है। दूसरी तरफ से फोन उठाते वो ऑर्डर देता बोला। वो जमशेद साहब के लिए चाय बना रही थी जब मुलाजमा हाथ में गिफ्ट पैक लिए किचन में दाखिल हुई। बीबी जी, ये आपके लिए आया है। वो लाल रंग के गिफ्ट जिस पर खूबसूरत पैकिंग हुई थी नूर की तरफ बढ़ाती बोली, मेरे लिए? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। उसने जल्दी से खोला तो इसमें गुलाब की बहुत खूबसूरत कलियां थी। नूर ने इनकी खुशबू अपने अंदर उतारी। अंदर एक चिट थी जिसमें कोई नाम नहीं था, फॉर माई लव, बस इतना लिखा था। उफ, ज़ेब आप बहुत अच्छे हैं। वो गिफ्ट पकड़े कमरे में दाखिल हो गई। वो अस्पताल पहुंचा जहां उसे हैदर खड़ा नजर आया। कैसी है गुड़िया? वो करीब पहुंचकर बेताबी से बोला। बेहोश है अभी तक। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते दिखाई दिया। कैसी है मेरी बहन? डॉक्टर साहब, इन्हें होश आ गया है, टेंशन की वजह से बेहोश हो गई थी, अब बेहतर है, वो प्रोफेशनल अंदाज में कहते चले गए। हैदर ने खुदा का शुक्र अदा किया। ज़ेब भाई, मैं शुक्राने के नफल पढ़कर आता हूँ। वो उसे बताता अपनी आंखों में आई नमी को पीछे धकेलता मस्जिद की तरफ चल दिया, जबकि ज़ेब की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। आज हैदर की आंखों में कुछ और ही एहसास नजर आया। कुछ सोचता वो कमरे में दाखिल हुआ। धीरे धीरे चलता वो बेड के करीब आया जहाँ वो आंखें मूंदे लेटी थी। गुड़िया, प्यार से सर पर हाथ रखकर पुकारा, जिससे हूर की आंखों से एक आंसू निकलकर तकिए पर जज़ब हो गया। भाई, वो उसके गले लगकर रो दी। भाई, वो बहुत बहुत गंदे थे। भाई, उस आदमी ने मुझे यहाँ छुआ। वो अपनी गाल पर हाथ रखती रोते हुए बोली। देव की आंखें उसकी बात पर सुर्ख हुई। उसकी तो ये सोच कर जान निकल रही थी, अगर हैदर वक्त पर ना पहुंचता तो क्या होता। उसके आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। बस मेरा बच्चा, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, और जिस इंसान ने तुम्हें तकलीफ दी है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे। भाई, एक बात पूछूं? पूछो। वो हूर को लेकर अब्बासी हाउस आ गए थे। ज़ेब ने उन्हें सिर्फ हूर के बेहोश होने का बताया था। इस वक्त वो दोनों लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। आपको हूर की लोकेशन का कैसे पता लगा? उसकी बात पर वो मुस्कुराया। उसके हाथ में जो ब्रेसलेट है उसमें ट्रैकिंग डिवाइस फिट की है। इस वजह से मैंने तुम्हें मैसेज किया था क्योंकि तुम ज़्यादा नज़दीक थे उसकी लोकेशन के। अब एक बात मैं पूछूं हैदर? वो संजीदगी से गोया हुआ। जी पूछो ज़ेब भाई, क्या तुम हूर को पसंद करते हो? जी, मतलब नहीं, मतलब हाँ। वो नर्वस होता उससे उलझा गया। एक जवाब दो यार। हाँ, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें, वो शरारत से बोला। जी करता हूँ ज़ेब भाई, मैं प्यार हूँ से। ज़ेब मुस्कुराया। अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैं फिर सब्र कर लूंगा, सारी जिंदगी इसके इंतजार में बैठा रहूंगा। वो हंसा। भाई, वो जरा खफगी से बोला। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का, मैं अभी पुप्पो से बात करता हूँ। उसे गले लगता मरियम बेगम के पास चला गया जो किचन में काम कर रही थी। पुप्पो डार्लिंग, वो किचन में दाखिल होता शौकी से बोला। क्या हुआ है जान? बाहर बैठो, मैं बस आ रही हूँ। यार, अब इसे छोड़ें और मेरी बात सुने। उफ, नीचे उतरो बदतमीज, मैं गिर जाऊंगी। उफ, नीचे उतारो बदतमीज, मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरती पप्पो यार। उसने मरियम बेगम को सोफे पर बैठाया और खुद उनके साथ बैठकर उनकी गोद में सर रख दिया। हैदर पुप्पी भतीजे का प्यार देखकर मुस्कुरा रहा था। तो पप्पो, पहले तो आप ये बताएं मैं आपका बेटा हूं कि नहीं? ये कैसा सवाल है? बताएं तो हो पहले आप। बताएं तो आप पहले। तुम तो मेरे बहुत अच्छे बेटे हो, तो इतना एहतमाम क्यों कर रही हैं? मैं कौन सा पहली बार आया हूँ?
और दूसरी बात ये जो सामने लंगूर बैठा है पसंद करता है हूर को, तो बताएं आपको ये रिश्ता मंजूर है? वो शरारत से हैदर की तरफ देखता बोला, मुझे तो मंजूर है रिश्ता, हूर तो हमेशा से ही मुझे बहुत पसंद है। हाय बल्ले बल्ले, हैदर भंगड़ा डालता उठा और इसके अंदाज पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। चले फिर मुंह तो मीठा करवाए ना जल्दी। मरियम बेगम ने मुलाजमा को आवाज दी और फिर जेब का मुंह मीठा करवाया। अच्छा फूफो जान, अब मैं चलता हूँ, आपकी बेटी इंतजार कर रही होगी मेरा। कल आऊंगा नूर और जमशेद साहब को लेकर। एक बात और कहूँ जेब? जी, अपने बाप को माफ कर दो। मुश्किल है फूफो, मैं वो अजियत के साल नहीं भूल सकता जब लोग मेरी गुड़िया को मनहूस कहते थे कि वो दुनिया में आते ही अपनी माँ को खा गई। मगर मेरा बाप नहीं था लोगों को जवाब देने के लिए। जेब मेरी जान, वो माजी भूल जाना चाहिए जो तकलीफ देता हो, पर मैं नहीं भूल सकता। वो आपके भाई हैं, आप भूल सकती हैं, मगर मैं अपने बाप की ज्यादती नहीं भूल सकता। मगर जेब बेटा, तब वो भाभी के गम में थे, वो बहुत प्यार करते थे उनसे, इतने दुखी थे कि अपनी बेटी को बाप का प्यार नहीं दे सके। मामा की आखिरी निशानी समझ कर ही संभाल लेते गुड़िया को, मगर नहीं, उन्हें तो अपना गम प्यारा था ना। कि बच्चे, हमारा गम एक जैसा था पप्पो। वो सोफे की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। मेरी भी माँ मरी थी, मुझे आज भी वो सुबह नहीं भूलती पप्पो, जब हूर ने पापा के साथ स्कूल जाने की जिद की। तब पापा ने उसे 2 थप्पड़ मारे। जब मैं उनके सामने खड़ा हुआ तो गुस्से से वो घर से चले गए। उस रात हूर को बहुत तेज बुखार हो गया। कोई नहीं था मेरे पास, मैं अकेला तन्हा। मुलाजमों की मदद से मैं उसे अस्पताल लेकर गया। पापा को तो ये भी ख्याल नहीं आया कि मेरा बच्चा अभी छोटा है। सिर्फ मामा की यादें थी मेरे पास। आंसू जेब के चेहरे को भिगो रहे थे। उस 12 साल के बच्चे ने एक हफ्ता तन्हा कैसे गुजारा, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं इन्हें कभी कभी माफ नहीं करूंगा पप्पो, कभी नहीं। वो उनके गले लग गया। बस मेरी जान, बस करो, कोई तकलीफ दे रहे हो खुद को। पप्पो मैं चलता हूँ। वो बिना मरियम बेगम की तरफ देख के वहां से निकलता चला गया। जानता था थोड़ी देर और रुका तो जब्त टूट जाएगा। वो अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़कर घर आया। सुर्ख आंखें उसके रोने की चुगली कर रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो नूर उसे लाउंज में सोफे पर बैठी नजर आई। जानम अभी तक सोई नहीं, रोने की वजह से आवाज भारी हुई थी। आपका ही इंतजार कर रही थी। वो उसकी तरफ देखती बोली, फिर उसका कोट उतार कर सोफे पर रखा। क्या हुआ है जेब, तबीयत ठीक है? वो अपने नरम हाथों में जेब का चेहरा लिए फिक्रमंदी से बोली, ठीक है, क्यों? वो अपनी टाई की नोट ढीली करता नजरें चुरा कर बोला, इधर देखिए मेरी तरफ, बताएं क्या हुआ है? कुछ नहीं जाना, बस दिल घबरा रहा है, जैसे सब कुछ बिखरने वाला है। अल्लाह ना करे ऐसा तो ना कहें। चले आए, मैं आपको सर दबा देती हूँ। थकन की वजह से हो जाता है कभी कभी, आप कुछ बेहतर महसूस करेंगे। वो उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। नूर उसका सर दबाती रही और थोड़ी देर में नींद की वादी में खो गया। आप मेरे दिल में बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर चुके हैं जेब। आपके बगैर ये जिंदगी कुछ नहीं। मुझे आपसे मोहब्बत होने लगी है। वो उसकी पेशानी चूमती सरगोशी करती हुई उसे देखने लगी, फिर उसकी आंखें चूमती पीछे हो गई। नूर मेरे पास आओ। वो उससे मुंह मोड़ कर खड़ी थी। नहीं आऊंगी मैं आपके पास, नहीं करती मैं आपसे प्यार। मैं सिर्फ मीर से मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ मीर से, समझे? तुम ऐसा नहीं कर सकती नूर, तुम सिर्फ मेरी हो। इधर देखो मेरी तरफ, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, समझती क्यों नहीं? अभी वो कुछ और कहता जब किसी ने नूर का हाथ पकड़ा। नूर सिर्फ मीर की है, बस मीर की। नूर, वो चीख के उठ गया। उसके उठने से नूर जो अभी कच्ची नींद में थी उसे देखने लगी, जो अभी भी बुड़बुड़ा रहा था। नूर सिर्फ मेरी है, वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। जेब क्या हुआ है? देखिए मैं आपके पास हूँ, कहीं नहीं गई। वो उसके कंधे पर हाथ रखती फिक्रमंदी से बोली। नरम से लम्स से जेब ने नूर की तरफ देखा, जो परेशानी से उसे देख रही थी, को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और इसके गिर्द सख्ती से असार बांधा। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे नूर, कभी छोड़कर ना जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। वो उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेता, जहाँ बजा अपनी मोहब्बत निछावर करता बुड़बुड़ाया। वो सांस रोक के इसकी शिद्दत महसूस कर रही थी। जेब चंद लम्हों बाद उसने पुकारा, वो याद जाएगा, हम वो रूम में नहीं, नीचे लाउंज में है। वो अभी भी उसे सीने से लगाए बैठा था, जैसे उसको छोड़ेगा तो वो दूर चली जाएगी। ओके चलो रूम में चलें, वैसे भी फजर में थोड़ा ही वक्त है। वो उसे लिए रूम में दाखिल हुआ, फिर दोनों ने वजू किया और साथ नमाज अदा की। ये सुबह 10 बजे का वक्त था। कमरे में सूरज की किरणों की हल्की सी रोशनी आ रही थी। एक छोटा सा कमरा जहाँ एक वजूद को कुर्सी के साथ बांधा था, चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। हाँ बोलो,
कुछ हाँ बोला कुछ कि नहीं। वो कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। नहीं सर बहुत ढीठ है, बस यही कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता। अकरम जाओ पानी गर्म करो। और वो उस वजूद पर हकारत भरी निगाह डालता बोला। थोड़ी देर बाद वो आदमी गर्म पानी लाए। हाँ तो बताओ जासिम, तुमने मेरी बहन को क्यों अगवा किया और किसके लिए तुम काम करते हो? मैं कुछ नहीं जानता, वो टूटे लफ्जों में बोला। जेब ने अकरम को कोई इशारा किया, फिर उस खोलते हुए पानी में जासिम के पाँव रख दिया। पूरा कमरा उसकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। बोलो किसके लिए काम करते हो? वो दरिश्तगी से बोला, जिससे वो सिर्फ नाम में सर हिलाने लगा। अगर ये कुछ न बताए तो खुराक को ज्यादा कर दो, ठीक है? वो अकरम को हुक्म देता अपने कोट उठाता चला गया। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तो उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। हेलो, कौन? नूर ने फोन कान से लगाते हुए कहा, मगर दूसरी तरफ से कोई कुछ ना बोला। कौन है भाई? अगर बोलना नहीं तो कॉल क्यों की? मैं मीर बात कर रहा हूँ। तुम क्यों कॉल की है मुझे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ नूर। किस लिए मिलना चाहते हो? तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देता। मैंने तुम्हें माफ़ किया। मीर छोड़ दो मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। नहीं, तुम प्लीज़ एक दफ़ा मिल लो। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता। वो अफसरदा लहजे में बोला। ठीक है, कहाँ मिलना है? वो हामी भरती बेजार सी बोली। मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। ठीक है। थोड़ी देर बाद वो अपना बैग उठाकर एड्रेस पर पहुंच गई। वो ऑफिस में बैठा कोई फाइल चेक कर रहा था। जब उसके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज टोन बजी, उसने ओपन किया तो व्हाट्सएप पर कुछ तस्वीरें सेंड की गई, जहां नूर और मीर किसी कॉफ़ी शॉप पर बैठे थे। दूसरी तस्वीर में मीर ने नूर के हाथ पर अपना हाथ रखा, तीसरी में वो किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। ऐसे ही बहुत सी तस्वीरें थीं। देव की दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। नहीं, मेरी प्रिंसेस मुझे धोखा नहीं दे सकती, वो मुझसे मोहब्बत करती है। वो दिमाग में पैदा होने वाले अंदेशों की नफी करता बुड़बुड़ाया। वो घर ही होगी, ये झूठी है तस्वीरें। उसने जल्दी से अपना कोट उठाया और घर के लिए निकल गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो खाली कमरा उसे मुंह चढ़ा रहा था। वो चेंज ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ, अपनी एक शर्ट निकालने लगा जब उसके एक रेड कलर का बॉक्स नजर आया। इस बॉक्स खोला तो अंदर गुलाब और चिट थी, जिसमें फॉर माय लव नूर लिखा था। नहीं, ये झूठ है, वो सिर्फ मेरी है। क्यों बुलाया है मुझे? वो उसके सामने बैठी सर्द लहजे में बोली। तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ नूर। तानिया ने मुझे छोड़ दिया, वो मेरे बेटे को भी अपने साथ ले गई। वो झूठे आंसू आंखों में लाता बोला। तो मैं क्या करूं? ये तो तुम जानते होगे मीर हसन शाह, इंसान जैसे करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। वो तंज करती बोली। तुमने मेरा दिल तोड़ा तो तुम्हारा भी टूटा। मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मेरे बुलाने पर आ गई। तुम जेब को छोड़ दो, मैं दोबारा तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। वो टेबल पर मौजूद उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला। इस लम्हा कैमरा की आंखों में ये मंजर महफूज हुआ। नूर का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हुआ। मुझे लगा था तुम बदल गए, मगर तुम्हारी सोच वैसी ही गंदी और खुदगर्ज है। वो उसका हाथ झटकती दरिश्तगी से बोली। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे छोड़ दिया और मेरी जिंदगी में जेब आए। उन जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम तो उनकी जूती के बराबर नहीं। वो जरा ऊंची बोली, जिससे बाकी टेबल पर मौजूद लोग उनकी तरफ मतवज्जो हुए। ये जिसके लिए तुम इतनी उड़ रही हो, देखता हूँ कैसे यकीन करता है और कितना प्यार है उसे तुमसे। वो अपना कोट उठाता चला गया। पीछे नूर भी बिल पे करके घर के लिए रवाना हुई। ये ले सर, सारी पिक्स देख लें कैसी बनी है। मीर एक एक करता सारी तस्वीरें देखने लगा, आंखों में शैतानी थी। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। ये लो तुम्हारी पेमेंट। वो अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालता उसे देता बोला। तो जेब, अब देखो मैं तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में कैसे आग लगाता हूँ। उसने अपना मोबाइल निकाला और फिर कुछ ही देर में वो तस्वीरें जेब को सेंड हो चुकी थी। जो तुम इतना उड़ रही हो नूर बीबी, देखना तुम्हारा सारा गुरु मिट्टी में कैसे मिलता है। वो खबासत से हंसता बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खोला और एक 21 साल की लड़की कमरे में दाखिल हुई, जिसने बहुत ही बेहुदा लबास जेब तन किया था। वो खड़ी आंसू बहा रही थी। वहां क्यों रुक गई? आओ मेरे पास। वो हराम मशरूब गिलास में ढेलता बोला। नहीं प्लीज, मुझे घर जाने दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो घर से अपनी अम्मी की दवाइयां लेने निकली थी। तुम लोग क्यों लाए हो? प्लीज, खुदा का वास्ता है तुम्हें। वो उसके आगे हाथ जोड़कर बोली, मगर वो ये नहीं जानती थी उसके सामने बैठा ये शख्स इंसान नहीं, हैवान है। घर भी चली जाओगी, पहले मेरे साथ कुछ वक्त तो गुजारो। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। उसको बेड पर धक्का देता उस पर झुका, बिना उसके आंसुओं की परवाह की अपनी जरूरत पूरी करने लगा। वो घर में दाखिल हुई जब उसे पोर्च में जेब की गाड़ी नजर आई। ये आज इतनी जल्दी आ गए? वो लॉन्ज में दाखिल हुई और जमशेद साहब को सलाम करके अपने रूम में चली गई। वो कमरे में दाखिल हुई
हुई जब उसे बेड पर आंखों पर बाजू रख कर लेटा ज़ेब नजर आया। उसकी खुशबू पहचान चुका था, इसलिए बोला, कहाँ गई थी? वो इसी पोजीशन में लेटा सवाल किया। अगर इन्हें सच बता दिया तो ये गुस्सा करेंगे। वैसे भी रात की तबीयत खराब है। वो मैं एक दोस्त की तरफ गई थी। वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, झूठ बोलना भी कितना मुश्किल होता है, ये कोई नूर से पूछे। इस बात पर देव के दिल में कुछ टूटा तो क्या वो उसका यकीन जीत नहीं पाया? वो अपनी प्रिंसेस की एक एक हरकत जानता था। उसे पता था कि नूर झूठ बोल रही है, मगर क्यों? क्या उसके प्यार में कोई कमी रह गई थी? अच्छा, कौन सी दोस्त? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा। शायद अब सच बता दे। आप उसे नहीं जानते, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। वो अपना बैग सोफे में रखती बोली। नजरें तो वो मिला नहीं सकती थी क्योंकि झूठ बोल रही थी। अच्छा, वो गिफ्ट किसने भेजा? वो अब उठकर बैठ गया था। वो मेरा लवर ने, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो शरारत से कहती फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गई, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसकी शरारत कितनी महंगी पड़ने वाली है उसे। ज़ेब बेड से उठा और अपनी कार की कीज पकड़े कमरे से निकल गया। अगर वो थोड़ी देर और रुकता तो ज़रूर कुछ बुरा हो जाता। वो फ्रेश होकर निकली तो ज़ेब कहीं नहीं था। इन्हें क्या हुआ? कोई ज़रूरी काम होगा इसीलिए चले गए। वो बुड़बुड़ाती अपने बाल बनाने लगी। वो बिला वजह गाड़ी सड़कों पर घुमा रहा था। बार बार वो मंजर सामने आ रहा था जब मीर ने नूर के हाथ पर अपना हाथ रखा था। तो क्या मेरा प्यार नजर नहीं आता तुम्हें नूर? क्यों दिल तोड़ दिया तुमने? अभी तो जख्म भरना शुरू हुए थे। कुछ कह भी नहीं सकता तुम्हें, आंसू आंखों से बह रहे थे। उसने गाड़ी एक साइड पर रोकी और बाहर निकलकर गहरे सांस लेने लगा। वो गाड़ी के साथ टेक लगाए नीचे बैठता चला गया। आंसू मुसलसल आंखों से बह रहे थे। क्या मुझे खुश होने का हक नहीं? वो आसमान की तरफ मुंह करके शिकवा करता बोला। क्यों 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 हर दफा मेरे साथ ऐसा होता है? वो बालों को मुट्ठी में जकड़ता हुआ बोला। इस वक्त वो एक जुनूनी इंसान लग रहा था। दिल का बोझ हल्का हुआ तो वो उठा और घर की तरफ रवाना हुआ। वो घर में दाखिल हुआ तो रात के 11 बज चुके थे। वो कमरे में दाखिल हुआ, एक नज़र सोई हुई नूर पर डाली और चेंज करने ड्रेसिंग रूम में चला गया। वो बाहर आया जब नूर का मोबाइल बजा। ज़ैब ने देखा तो वहां मीर की कॉल आ रही थी। गुस्सा आंखों में फिर से आया। फोन उठाओ नूर, उसका मैसेज आया। उसकी नींद के पेश नज़र ज़ैब ने मोबाइल साइलेंट मोड पर कर दिया और खुद बालकनी में चला गया। थोड़ी देर बाद ज़ैब के मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ मीर था। ज़ैब, नूर कैसी है? मेरी कॉल नहीं उठा रही। वो उसने ज़रूरी बात करनी थी मुझसे। कॉल पिक करते ही वो जल्दी से बोला। ज़ैब के तो तन बदन में आग लग गई। वो ठीक है, उसका ख्याल रखने के लिए मैं मौजूद हूँ, इसलिए तुम दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वो सर्द आवाज़ में बोलता फ़ोन बंद कर गया। रात गुजर रही थी मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। ये रात 2 बजे का वक्त था। वो दोनों कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़े पर हाथ साफ करती बार हॉरर मूवी देख रही थी। यार निम्रा, बस करो अब। वो कुशन अपनी आंखों के सामने रखती बोली। हूर भी बेहतर हो गई थी, जबकि निम्रा भी हूर के आने से अपना गम भूले बैठी थी। चुप करके बैठो हूर, देखना इस कमरे में जरूर भूत होगा। कमरे में सिर्फ एलसीडी की रोशनी थी, बाकी पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो दोनों मूवी देखने में मगन थी जब कमरे का दरवाजा एकदम जोर से बंद हुआ। वो दोनों उछल के एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठ गई। कौन है? निम्रा अपनी घबराहट पर काबू पाती बोली। कोई जवाब न मिलने पर वो दोबारा फिल्म की तरफ मतवजह हुई। जब इन्हें बेड पर कोई बैठा नजर आया जो अब उठकर आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब आ रहा था। उसे अपने करीब आता देख वो दोनों चीखें मारना शुरू हो गई। उसने कमरे की लाइट जलाई और इन्हें देख, जो आंखें बंद करके चीख रही थी, बंद करो अपना ये रेडियो। वो अपने ऊपर से सफेद चादर हटाता बोला। वो दोनों आंखें फाड़े उसे देख रही थी। जैसे ही बात समझ आई, निम्रा उसे मारने के लिए लगी। तुम बदतमीज, अगर हमारा दिल बंद हो जाता फिर? वो उसे पकड़े थप्पड़ों से उसकी तवाज़ा करती बोली। बंदर ना हो तो। वो हूर का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चली गई। एक नए दिन का सूरज तलू हुआ, जिसकी सुबह बहुत रोशन थी। उसके जागने से पहले ही ऑफिस के लिए निकल गया। नूर की आंख खुली तो खुद को कमरे में अकेला पाया। ये क्या, सारी रात घर नहीं आए? वो सोचती ज़ैब का नंबर डायल करने लगी ताकि पूछ सके वो कहाँ है, मगर उसने कॉल अटेंड नहीं की, बस मैसेज कर दिया कि वो मसरूफ़ है और तुम तैयार होकर ड्राइवर और जमशेद साहब के साथ अपने घर चली जाओ। साइड दराज में रिंग रखी है, हैदर के लिए वो भी ले लेना। मैं जल्द पहुंचने की कोशिश करूंगा। नूर ने बुझे दिल के साथ मोबाइल साइड पर रखा और फ्रेश होने चली गई। हाँ बोलो, कुछ ये कि नहीं? हाँ बोला, कुछ ये कि नहीं? वो कमरे में दाखिल होता बोला। नहीं सर, बहुत कोशिश की है मगर एक लफ्ज जबान से नहीं निकाला उसने। ज़ेब उसके करीब गया जो निढाल एक तरफ पड़ा था। ज़ेब ने सांस चेक की तो वो नहीं चल रही थी। ये तो मर गया है।
کہاں گئے تھے تم لوگ؟ کہا بھی تھا اسے مرنے نہیں دینا۔ وہ غصے سے اس پر دھاڑا۔ ایک یہی گواہ تھا ہمارے پاس، وہ بھی اب نہیں رہا، کیسے پہنچوں گا میں اب اس آدمی تک؟ وہ غصہ سے یہاں وہاں ٹہلتا بولا۔ اب کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ انتظام کرو اس کے لیے۔ ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ پھوپھو انتظار کر رہی ہوں کہ میرا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بڑبڑایا۔ وہ صاحب سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ نمرا نے سوچ لیا تھا کہ وہ ابان سے طلاق لے کر صاحب سے شادی کر لے گی۔ اس نے 2 سے 3 بار دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ واپس جانے لگی جب اندر سے اسے قدموں کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے وہ کھڑا تھا جسے وہ پورے 2 ہفتوں بعد دیکھ رہی تھی۔ جی کیا کام ہے آپ کو؟ وہ ساکت کھڑی نمرا پر اجنبی نگاہ ڈالتا بولا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے مجھے، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ ساتھ یہ تم کیسے بات کر رہے ہو مجھ سے؟ وہ روحان سی ہوئی۔ بلکہ ٹھیک بات کر رہا ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ اگر میری بیوی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو میری نئی شادی شدہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ تم نے شادی کر لی؟ وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولی۔ ہاں، جب تم نے کر لی تو میں کیوں تمہارے شوق میں بیٹھا رہتا؟ اب جاؤ ورنہ مجھے گارڈ کو بلانا پڑے گا۔ وہ غصہ سے بولا اور اس کی سنے بغیر دروازہ اس کے منہ پر بند کرتا چلا گیا۔ پیچھے وہ وہیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تو کیا یہ تھی اس کی محبت؟ مجھے کچھ کہنے بھی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی اور کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ 10 منٹ میں گھر پہنچی۔ لاؤنج میں اسے رخسانہ بیگم اور حسن شاہ بیٹھے تھے، ساتھ ابان اور میر بھی تھا۔ وہ سب کو سلام کرتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابان کو اس کی سرخ روئی سی آنکھیں بے چین کر گئی۔ آج ہم تم سے کچھ مانگنے آئے ہیں مریم، مجھے یقین ہے تم ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجو گی۔ رخسانہ بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ ہم ابان کے لیے نمرا کا ہاتھ مانگتے ہیں، بہت خوشی ہوگی مگر مجھے اگر ہم پھر سے ایک رشتے میں جڑ جائیں گے۔ مریم بیگم تھوڑی حیران ہوئی، پھر بولی آپی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ابان بہت اچھا بچہ ہے، دوسرا وہ میر سے کافی مختلف ہے۔ وہ عباس صاحب کی طرف دیکھتی بولی، جو اس بات میں سر ہلا کر اپنی رضامندی دے گی۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے آپی، نمرا آپ کی ہی بیٹی ہے، وہ خوشی سے بولی۔ یہ خاندان پھر سے ایک ہونے جا رہا تھا مگر ان کے نصیب میں خوشی بہت کم عرصہ کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نور اور جمشید صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ مریم بیگم نے اٹھ کر بیٹی کو گلے لگایا۔ باری باری وہ سب سے ملی جبکہ جمشید صاحب بھی سب کو اکٹھا دیکھ کر بہت خوش تھے، مگر نور کا موڈ میر کو دیکھ کر خراب ہو گیا۔ یہ بات سب نے نوٹ کی۔ زیب کے آنے کے بعد منگنی کی چھوٹی سی رسم ادا ہوئی۔ حیدر نے حور کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی جبکہ نمرا کی انگلی میں رخسانہ بیگم نے اپنی خاندانی انگوٹھی پہنا کر اسے ابان کے نام کیا۔ وہ کچن میں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی جب زیب وہاں آیا۔ سرخ آنکھیں اور ماتھے کی رگیں تنی ہوئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے زیب؟ وہ اس کی طرف دیکھتی پریشانی سے بولی۔ ٹھیک ہے، بس سر میں بہت درد ہے، آپ میرے روم میں جا کر آرام کریں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا کمرے میں چلا گیا۔ نور نے چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھی اور پھر حور کے ہاتھوں باہر بھجوا دی۔ اس زیب کے لیے چائے لے کر کمرے کی طرف چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے یہاں وہاں دیکھا مگر وہ روم میں نہیں تھا۔ اس نے قدم بالکنی کی طرف بڑھائے کیونکہ سلائڈ ڈور اوپن تھا۔ وہ اسے کرسی پر بیٹھا چاند کو دیکھتا نظر آیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب پہنچی اور چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اس کے ساتھ کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ زیب پیار سے پکارا۔ کہو پرنسس، کوئی پریشانی ہے؟ 2 دن سے آپ بہت کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہیں، کیا میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ اسے زیب کی عادت پڑ گئی تھی، دل میں محبت کے پھول کھلنے لگ گئے تھے۔ زیب تو اس کے رونے پر تڑپ ہی گیا۔ اف، ادھر دیکھو پرنسس، کیوں رو رہی ہو؟ وہ آنکھیں چومتا بولا۔ اب بات کیوں نہیں کر رہے ٹھیک سے میرے ساتھ؟ ایسا کب ہوا؟ ایسا ہی ہوا ہے، وہ آنسو بہاتی بولی۔ اچھا بابا سوری، بس کچھ بیزی تھا، بزنس کا کوئی ایشو تھا۔ اب تو چپ کر جاؤ یار۔ وہ بے بس ہوا۔ وہ کمزوری بن گئی تھی زیب کی، اور زیب اس کے آنسوؤں کے آگے بے بس ہو جاتا تھا۔ چائے تو پیے، ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ آنسو صاف کرتی بولی۔ اب ضرورت نہیں ہے جان، تم پاس ہو نا، ٹھیک ہو گیا سر۔ ایک بات کہوں تم سے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کبھی مجھے دھوکہ نہ دینا نور، جو تمہارے دل میں ہے وہ مجھے بتانا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ماتھے پر بوسہ دیتا اور سرگوشی کرتا اٹھ کر نیچے چلا گیا، اس کے ساکت وجود کو وہی چھوڑ کر۔ وہ دروازے پر دستک دیکھ کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا مگر واش روم سے پانی کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ فریش ہو رہی ہے۔ وہ وہیں اس کا ویٹ کرتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحہ بعد واش روم کا دروازہ کھولا جس سے وہ باہر آئی۔ سرخ سوجی آنکھیں کے ساتھ بکھرے سے حلیے میں وہ کہیں سے بھی نمرا نہیں لگ رہی تھی۔ اسے وہ اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ کچھ رہ گیا ہے برباد کرنے کو؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ تم روئی ہو؟
वो करीब पहुंचकर उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर बोला, हाथ मत लगाओ मुझे। वो चीखती हुई उसका हाथ झटक कर साइड पर हो गई। कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं, नफरत करती हूँ तुमसे और तुम्हारी मोहब्बत से। वो फंकारी। निम्रा मेरी बात सुनो। उसका बाजू पकड़ता अपने गले से लगा गया। वो मज़ाहमत करती रही मगर उसके गिर्द सख्ती से एसार बंधे हुआ था। वो उसके सीने से लगी फूट फूट रो दी। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। वो मुसलसल एक बार बुड़बुड़ा रही थी, मगर मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है नमी, बहुत मोहब्बत है निम्मी जान। वो सर पर बोसा देता बोला। कितनी देर वो उसके सीने से लगी रोती रही। फिर जब अपनी पोजीशन का ख्याल आया तो झटके से अलग हुई। वो जो आंखें बंद किए उसे महसूस कर रहा था, एकदम आंखें खोली। वो चेहरा मोड़े खड़ी थी। नफरत की इंतहा मोहब्बत होती है निम्मी, देखना कहीं दिल ना हार जाए। वो कहता कमरे से चला गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे नाम हो गई। वो रेलिंग पर हाथ रख खुशी से बोला। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ हूर, जो खुदा ने मेरी मोहब्बत बिना किसी तकलीफ के मुझे दे दी। वो साथ खड़ी हूर को प्यार से देखता बोला, पापा कहाँ हैं? अगले माह हमारा निकाह और भाई आपी की वलीमे की तकरीब होगी। तुम खुश हो हूर? वो उसका हाथ पकड़ता मोहब्बत से बोला, जिससे वो शर्मा कर असबाब में सर हिला गई। आज जवाब नहीं दोगी मेरे सवाल का? वो शौक हुआ। वो ना में गर्दन हिलाती चेहरा झुका गई। चलो 1 महीना इंतजार कर लेते हैं, फिर तो इंतजार करोगी ना? वो सरगोशी करता हुआ पीछे हुआ। वो मुझे लगता है भाई बुला रहे हैं। उसकी नज़रों से कंफ्यूज होती बोली, ठीक जाओ मगर आना तो मेरे पास ही है तुमने। वो हाथ छोड़ता पीछे हुआ और हूर अपने दिल की धड़कन को संभालती हुई नीचे चली गई। वो सब घर आ गए थे। नूर तो आते ही सो गई, जबकि ज़ेब कल के लिए तैयारियां कर रहा था, क्योंकि कल उसकी प्रिंसेस की सालगिरह थी। 2 दिन से जो हुआ वो सब भूलकर वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन देना चाहता था, मगर कौन जानता था कल का दिन उसके दरमियान जुदाई ले आएगा। वो घर में अकेली थी। जमशेद साहब अपने किसी दोस्त की तरफ गए थे। थोड़ी देर पहले उसे ज़ेब का मैसेज आया था कि वो तैयार है, किसी पार्टी में जाना है। वो तैयार बैठी इंतज़ार कर रही थी जब दरवाजे पर बेल हुई। लगता है आ गई है। वो अपना फ्रॉक संभालती उठी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मीर खड़ा, हाथ में केक और गुलाब के फूल पकड़े हुए था। कैसी हो डियर कज़न, सालगिरह बहुत मुबारक हो। अंदर दाखिल होता बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो गुस्से से घुराई। मैं तो तुम्हें विश करने आया हूँ, पहली मोहब्बत तुम हो मेरी यार। चलो आओ केक काटे। वो उसको हाथ से पकड़ता खींचता हुआ बोला। नूर ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मीर ने हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। एक लम्हा दरवाजा खोला और ज़ेब अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। हाथ में पकड़ी चीजें जमीन बेहोश हुई। ज़ेब बेयकीनी से दोनों को देख रहा था। नूर को कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हुआ। वो गुस्से की शिद्दत से मीर की तरफ बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की, जलील इंसान? वो एक मुक्का मीर के मुंह पर मारता घुराया, जबकि मीर ने भी जवाबी वार किया और एक टांग ज़ेब के पेट में मारी, जिससे वो दूर जा गिरा। तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं मीर शाह। वो दोबारा उसकी तरफ लपका और अपना घुटना उठा कर मारा। नूर सहमी हुई दोनों को लड़ता देख रही थी। मैं खुद नहीं आया, तेरी बीवी ने कॉल करके मुझे बुलाया है। मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाता है, कमीने इंसान, घटिया, निकल जा मेरे घर से। वो मीर को कॉलर से पकड़ता बाहर धक्का देता ढाड़ा। ज़ेब दरवाज़ा बंद करके अंदर आया, जहाँ वो खड़ी आंसू बहा रही थी। और बिना उसे कुछ कहे वो सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में गुम हो गया। नूर में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उसे रोक सकती। कमरे से आने वाली आवाज़ें बखूबी बता रही थी कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है। मीर गेट से बाहर निकलता मुस्कुराकर अपने होठों से खून साफ करता किसी का नंबर डायल करने लगा। कैसे हैं चौधरी जी? ठीक, आप सुनाएं शाह जी। आपके लिए खुशखबरी है, आपको कोहिनूर का हीरा बहुत जल्द आपकी पनाह में आने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खबर है शाह जी, मगर इस वक्त हम शहर से बाहर हैं। अपने आदमी भेज देता हूँ, उसे पकड़कर मेरे फार्म हाउस ले जाएं। 3 दिन बाद वहीं पर मुलाकात होती है शाह जी। ठीक है, मैं तैयारियां करता हूँ। उसने फ़ोन बंद करके जेब में डाला। ज़ेब के घर से थोड़ी दूर ही मीर ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। अब उसे इंतज़ार था कि कब ज़ेब नूर को धक्के देकर घर से निकालता है। वो वहीं लॉन्च में बैठी रो रही थी। कमरे से अभी भी चीज़ें टूटने की आवाज़ें आ रही थीं। नहीं, इससे पहले वो मुझे घर से निकाले मैं खुद चली जाऊंगी। जब इन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं तो मेरा यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। वो नंगे पाँव उठी और अपना फ्रॉक संभालती गेट से बाहर निकल गई। वो चलते चलते घर से थोड़ी दूर आ गई। बहुत से लोग उसे देख रहे थे, मगर परवाह किसे। मीर एक तनहा गोशे में खड़ा था। उसने नूर को करीब से आते देखा, जो अपने ख्यालों में गुम थी। एक ही जस्त से वो उसके करीब पहुंचा और उसके मुंह पर रुमाल रख दिया।
نور نے بھی مزاحمت کی مگر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میر نے اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈالتا فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے بچاتے ہو اپنی نور کو۔ وہ غصے سے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کے دل میں تھوڑا سا خدشہ تھا کہ شاید وہ پسند کرتی ہے میر کو، مگر کل جو اکرم نے بتایا کہ میر دونوں میں شک پیدا کرنا چاہتا ہے، اس نے کل کوشش کی کہ نور خود سچ بتائے مگر وہ نہیں بولی۔ اسے صرف غصہ تھا کہ کیوں نور نے جھوٹ بولا، اس لیے وہ بنا کچھ کہے کمرے میں آ گیا تھا۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے وہ ذلیل انسان الزام لگا رہا تھا نور پر۔ ابھی اس کا غصہ کچھ کم ہوا تو وہ نیچے نور کو دیکھنے آیا۔ وہ لاؤنج میں آیا پر نور یہاں نہیں تھی۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ وہ اسے ہر کمرے میں دیکھتا بڑبڑایا۔ وہ کہیں نہیں ملی۔ اب زیب سچ میں پریشان ہو گیا کیونکہ نور کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے گیٹ پر آیا، یہاں گارڈ کھڑے تھے۔ میڈم کہاں ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں کچھ پوچھا ہے میڈم کہاں ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ جو کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، بس سر جھکے کھڑے رہے۔ سر میڈم باہر گئی ہے، ہم نے منع کیا مگر وہ چلی گئی، ان میں سے ایک بولا۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ مر گیا تھا کیا میں جو مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ میڈم کو اکیلے نہیں جانے دینا، مگر تم لوگ بس کام چور ہو، کبھی کوئی کام ٹھیک نہ کرنا۔ وہ درستگی سے بولا۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ نکلو جاؤ یہاں سے، نہیں تو شوٹ کر دوں گا میں تم دونوں کو۔ بوتل کے جن کی طرح غائب ہوئے۔ اب کہاں تلاش کروں تمہیں میں؟ اسے تلاش کرتا تھوڑا دور آ گیا۔ جب اسے نور کا دوپٹہ زمین پر پڑا نظر آیا، اسے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا۔ یہ یہاں کیسے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا۔ دل میں اب ہزار وسوسے آنے لگے تھے۔ صبح سے رات ہو گئی تھی مگر نور کا کہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ مریم بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب اپنی طور پر اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ مریم بیگم لپک کر حیدر اور ابان کے پاس پہنچی جو ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ماما سنبھالیں خود کو، مل جائے گی آپی۔ کیسے سنبھالوں میں خود؟ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری جان۔ وہ حیدر کے سینے لگی رو دی۔ زیب پاگلوں کی طرح اسے پورے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں نور کو اکیلا چھوڑا، اوپر سے اسے میر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اب تو زیب کو پکا میر پر شک ہو چکا تھا کہ اس نے ہی نور کو اغوا کیا ہے۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ آہستہ آہستہ نور کے حواس بحال ہونے شروع ہوئے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو کسی انجان جگہ پایا۔ میں تو گھر جا رہی تھی، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کون ہے؟ وہ لڑکیوں کو دیکھتی ارد گرد کا جائزہ لیتی بڑبڑائی۔ تھوڑی دیر بعد میر ہاتھ میں سگریٹ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی اور گریبان سے پکڑ کر پوچھا۔ ریلیکس ایکس وائف، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ گریبان سے ہٹاتا بولا۔ تو بات کچھ ایسی ہے نور بی بی۔ وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھتا بولا۔ تم زیب کی زندگی ہو اور وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور جس سے زیب محبت کرتا ہے میں وہ چیز چھین کر پھینک دیتا ہوں۔ ایک عجیب سا سکون ملتا ہے مجھے اسے تکلیف دے کر۔ وہ سگریٹ لبوں میں دباتا مسکرا کر بولا۔ تم نہایت ہی گھٹیا انسان ہو۔ اگر زیب کو پتہ لگا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسے پتہ لگے گا تو پھر نہ، ابھی تو وہ تمہیں پورے شہر میں دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، اور قسم سے اس کی حالت مجھے بڑا مزہ دے رہی ہے۔ چلو ڈیئر کزن، اب تم آرام کرو۔ اس نے نور کے گال تھپتھپانے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب نور نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ ادھر آؤ تم۔ وہ لڑکیوں کی رکھوالی کے لیے رکھی ایک عورت کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ جی باس، اس لڑکی کو تیار کر کے میرے روم میں بھیجو۔ وہ سکڑی سمٹی بیٹھی لڑکی جس کا نام عالیہ تھا اشارہ کرتا بولا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے میر؟ نور اس کا ارادہ جان کر اسے روکنے کے لیے آگے آئی۔ اچھا تو پھر کون روکے گا مجھے؟ وہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتا گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ پیچھے نور اس کی عزت کی حفاظت کی دعائیں مانگنے لگی۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ کے ٹیرس پر آئی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، ہونٹوں پر بس نور کے لیے دعا تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے غائب ہوئے، سب اسے تلاش کر کے تھک گئے تھے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ زیب بھی کل کا گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو چہرے پر سنجیدگی لیے ابان کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے قریب ہوا اور اپنی شال اتار کر نمرا کے گرد پھیلا دی۔ سردی ہو رہی ہے، ایسے کھڑی رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ اس کی سحر آنکھوں میں دیکھتا بھاری لہجے میں بولا۔ نور آپی کی فکر نہ کرو، وہ بہت جلد مل جائے گی۔ وہ اسے تسلی دیتا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، اور وہ کتنی دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اتنی بے عزتی کے بعد بھی کیسے پیار سے بات کر رہا ہے؟ تو کیسا لگ رہا ہے میرا غریب کھانا؟ وہ اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی سمٹ کے بیٹھی تھی۔ تم انسان نہیں جلاد ہو، تمہیں ترس نہیں آتا ان معصوموں پر؟
वो गुस्सा से घुराई। मुझे अफ़सोस हो रहा है कि कभी मेरा तुमसे कोई रिश्ता भी था। तुम घटिया इंसान, खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। वो फट पड़ी। 2 दिन से उसने कैद में रखा था। सबके बारे में सोच-सोच कर उसकी आँखें नम हो रही थी। मीर एक झटके से उठा, जिससे उसकी जेब में मौजूद चीज़ दूर जा गिरी, जैसे किसी ने बड़ी महारत से छुपा लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मीर का हाथ उठा और नूर के खूबसूरत चेहरे पर अपना निशान छोड़ गया, जिससे उसके नाक से खून बह निकला। बस कल तक का इंतज़ार कर लो, फिर मैं तुम्हारी यक्कड़ तोड़ के रहूँगा। वो उसे धक्का देता बाहर चला गया। नूर का सर दीवार से लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। मगर एक वजूद ने नफ़रत से उसे देखा। तुम्हारे अंजाम तक मैं पहुँचाऊँगी तुम्हें मीर शाह। वो दिल ही दिल में अहद कर बुड़बुड़ाई। 2 दिन से उसने अपना ठिकाना ऑफ़िस का बनाया हुआ था। अभी भी वो ऑफ़िस से थका हारा घर आया, गाड़ी पोर्च में खड़ी करता वो घर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ मुकम्मल खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। कभी वो यहाँ लाउंज में बैठी उसका इंतज़ार करती थी। वो एक सर्द हवा के सुपुर्द करता सीढ़ियाँ चढ़ता अपने रूम में दाखिल हुआ, जहाँ सिर्फ तन्हाई मिली। वो अपना कोट सोफे पर फेंकता, वो बेड पर सीधा लेट गया और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही एक खूबसूरत और पाकीज़ा अक्स नजर आया। चेहरे पर मौदूम सी मुस्कुराहट आई। 2 दिन से वो उसे हर जगह तलाश कर रहा था, मगर वो कहीं नहीं मिली। आंखें खोलते ही उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर आंखों के सामने थी। कहाँ हो यार तुम? एक दफ़ा माफ़ कर दो मुझे। मैंने गुनाह किया है ये सोचकर कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। बस एक दफ़ा मुझे मिल जाओ, ये अज़ियत ख़त्म कर दो मेरी, थक चुका हूँ खुद से लड़ते-लड़ते। बस एक बार सामने आ जाओ। आंसू उसके रुखसार भिगो रहे थे। एक और रात उसकी अज़ियत और तन्हाई में गुज़रनी थी। अचानक उसे कमरे की फ़िज़ा में घुटन होने लगी। वो उठा और नीचे जमशेद साहब के कमरे की तरफ चल दिया। वो हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो उसे नमाज़ पढ़ते नज़र आए। वो छोटे-छोटे कदम उठाता उनके करीब पहुँचा, जो अब दुआ के लिए हाथ उठा रहे थे, और उनकी गोद में सर रखकर वहीं ज़मीन पर लेट गया। उनकी आँखों में दुआ माँगते हुए आंसू ज़ेब के बालों में जज़ब हो रहे थे, जबकि ज़ेब के आंसू उनका दामन भिगो रहे थे। उन्होंने दुआ माँगकर उसके सर पर हाथ फेरा। पापा, आज कितने साल बाद ज़ेब ने ये लफ्ज़ पुकारा था। जमशेद साहब के बेकरार दिल को जैसे करार मिला। बोलो मेरी जान। वो मोहब्बत से झुककर उसकी पेशानी चूमी। मुझे माफ़ कर दे, मैं जो आपसे तल्ख़ बातें कहता रहा। वो उनका हाथ चूमता बोला। बाहर खड़ी हूर खुशी से मुस्कुरा दी। पापा, आप दुआ करें मेरी नूर मुझे मिल जाए। थक चुका हूँ, मगर उसकी कहीं खबर नहीं। आप अल्लाह से कहें वो मेरी प्रिंसेस मुझे वापस दे दे। वो इस वक्त एक छोटा सा बच्चा लग रहा था। ज़रूर मेरी जान, अल्लाह जल्द ही कोई रास्ता दिखाएगा। और शायद यही वक्त कबूलियत का था, जब खुदा ने सबकी दुआएं सुन ली थी। उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला, जब उसका मोबाइल बजा। उसने कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ से जो खबर उसे दी गई, उसकी रूह में सुकून पैदा कर गई। वो जल्दी से कीज़ लेकर निकला और गाड़ी फुल स्पीड में भगा दी। इलाके को चारों तरफ से ज़ेब के आदमी ने घेर लिया था। वो अपने साथ 2 आदमियों को लेकर आहिस्ता-आहिस्ता से आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ से गोलियाँ चल रही थी। वो पीछे के रास्ते से जा रहा था। पूरे फार्म हाउस में एक यही रूम लॉक था, और इसमें ही होगी नूर। वो सोचता कमरे के करीब पहुंचा। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, मगर वो ना खुला। देव ने 2 से 3 धक्के मारे, जिससे वो टूटकर गिर गया। अंदर बहुत सी लड़कियां थीं, तो डरी सी सहमी बैठी थी, मगर देव की बेकरार नज़र नूर को तलाश कर रही थी, जो उसे खिड़की के पास ज़मीन पर पड़ी नज़र आई। वो जल्दी से नूर के करीब पहुंचा, जिसके सर और नाक से खून निकल रहा था। नूर, आंखें खोलो। वो दीवाना वार उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर बोला। तो डियर कज़न, पहुंच ही गए तुम अपनी प्रिंसेस तक। चलो, मेरा काम आसान हो जाएगा। 2 मोहब्बत करने वाले एक साथ इस दुनिया से रुखसत होंगे। वो सफाकी से बोला और गन का रुख ज़ेब की तरफ किया, जो नूर को गोद में लिए बैठा था। एक बात बताओ तुम्हें ज़ेब, मुझे तुमसे शदीद नफ़रत है, क्योंकि क्योंकि तुम हर काम में मुझसे 2 कदम आगे रहे हो। मामा-पापा सब तुम्हें चाहते हैं, हमेशा तुम्हारी तारीफ़ होती है, मगर अब नहीं। मीर ने ट्रिगर पर हाथ रखा और एकदम से फ़िज़ा में फ़ायर की आवाज़ गूंजी। ज़ेब फटी-फटी आँखों से मीर को देख रहा था, जिसके सीने में गोली सुराख करके गुजर गुजर गई थी। एक और गोली चली, जो उसकी टांग पर लगी, और वो लड़खड़ा के गिरा, और इस तरह एक फ़िरौन का गुरूर खाक में मिल गया। ज़ेब ने देखा तो आलिया गन हाथ में पकड़े, जो उसने आज उठाई थी, खड़ी थी। इस तरह वो फायर करती रही और अपने अंदर बदले की आग को बुझाती रही, और वो जो इज्जत से खेल कर खुश होता था, आज एक इबरतनाक मौत मर गया। मैंने मार दिया है वान को। वो ताली बजाती खुशी से बोली। सब उससे पागल को देख रहे थे। देव ने अकरम को इशारा किया, वो सब लड़कियों को बाहिफाजत उनके घर में छोड़कर आए। देव ने नूर को गोद में उठाया और गाड़ी में लेटा कर अस्पताल के लिए निकल गया। वो बेचैनी से कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था, जहाँ उसकी मताए जान का इलाज किया जा रहा था। वो खुदा से उसकी सलामती की दुआ मांग रहा था।
फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारा था, जिससे बहुत से स्मगलर होने वाली चीज़ें बरामद हुई। फार्म हाउस को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था और उसके मालिक की तलाश जारी थी। मीर की बॉडी को अस्पताल पहुंचाया गया। उसके दिल की धड़कन बहुत स्लो थी। उसका इलाज किया जा रहा था, मगर डॉक्टर के मुताबिक बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो परेशानी से पेशानी मसल रहा था। थोड़ी देर पहले उसने घर में कॉल करके सबको मुतमईन किया और मीर के बारे में मुख्तसर बता के फ़ोन बंद कर दिया। रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। ज़ेब तेज़ी से उनके करीब पहुंचा। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? उसने बेसब्री से पूछा। आपकी वाइफ बेहतर है, माथे पर बस हल्का सा जख्म है जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। ज़ेब ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। आपको अपनी मिसेज का अब ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो उम्मीद से है, बस थोड़ी सी कमज़ोरी है। मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, आप ले आएँ, वो प्रोफेशनल अंदाज में बोला। ज़ेब बेयकीनी से डॉक्टर को देख रहा था। अभी आपने क्या कहा? यही कि आप मेडिसिन ले आएँ? डॉक्टर ने हैरान होकर बताया। नहीं, उससे पहले। ज़ेब की बात ख़त्म नहीं हो रही थी। आपकी वाइफ उम्मीद से है। डॉक्टर को ज़ेब की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। ज़ेब खुशी से आगे बढ़ा और डॉक्टर को गले लगा के गोद में उठा लिया। अब तो इन्हें पक्का यकीन हो गया था कि ये खुशी में पागल हो चुका है। मैं बाप बनने वाला हूँ, वो खुशी से बोला। प्लीज़ मिस्टर देव, नीचे उतारें, वो चीखते हुए बोला। वो थका हारा घर में दाखिल हुआ। थोड़ी देर पहले ही अस्पताल से आया था। अपने भाई को इस हालत में देखकर उसे दुख हुआ था। उसके भाई ने जो किया उसकी सजा मिली। उसका सांस सीने में अटका हुआ था, जिससे वो ना जिंदा था ना ही मुर्दा। रुखसाना बेगम और हसन शाह अपने जवान बेटे की हालत देखकर टूट से गए थे। हसद और जलन ने मीर को इस हाल तक पहुंचा दिया था कि उसे अपने खून के रिश्तों की पहचान भी भूल गई थी। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और सब अभी अब्बासी हाउस ही थे। उसको चाय की शदीद तलब हो रही थी। वो किचन की तरफ गई। करीब पहुंचने पर उसे अंदर से खटपट की आवाज़ आ रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ, जहां वो दुश्मन जान दुपट्टे से बेनियाज हल्के प्याजी रंग के सूट में मलबूस बाल पुश्त पर खुले छोड़े चाय बनाने में मसरूफ थी। अवान ने उसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। एक कप चाय मिलेगी? वो वहीं टेबल की कुर्सी खींच कर बैठ गया। निमरा जो ख्यालों में गुम अपना काम कर रही थी, उसकी आवाज़ पर डर के वो पीछे हुई, जिससे कप में डालती चाय उसके हाथ पर गिर गई। क्या हुआ? अवान जल्दी से उसके करीब पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर देखा जो बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो कितना जल गया। उसे डांटता कुर्सी पर बैठाकर ट्यूब लेने गया। उन आंखों से उसे अपने लिए परेशान होता देख रही थी। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? वो उसके हाथ पर मरहम लगाता बोला। वो नफी में सर हिलाती फिर से रोने लगी। तो फिर रो क्यों रही हो यार? वो बेचारगी से बोली और ट्यूब टेबल पर रखी। वैसे ही रोना आ रहा है, आपको क्या? उठकर जाने लगी। अबान ने उसकी कलाई थाम कर रोका और दोबारा उसे अपने सामने बिठाया। क्या मसला है आपको? हाथ छोड़ें, मेरे कोई हक नहीं है आपको मुझे हाथ लगाने का। वो दुरुस्तगी से कहती अपना हाथ एक झटके से छुड़ाती भागती हुई कमरे में चली गई। पीछे वो खड़ा कितनी देर अपनी गलती ढूंढता रहा। वो कमरे में दाखिल हुआ, जहां वो बेड पर लेटी थी। सर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। रेब छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब पहुंचा और बेड पर उसके पास बैठ गया। प्रिंसेस, प्यार से पुकारा। नूर ने मंदी मंदी आंखें खोली। अपने सामने जेब को देखकर उसकी आंखें नम हुई। नूर ने अपना हाथ उठाया और उसके गाल पर रखा, जिसे जेब ने अपने होंठों से लगा लिया और वो उसके गले लगकर फुट फुट कर रो दी, जबकि उसे खुद में भींच कर उसकी कमर सहला रहा था। बस करो जानम, मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। रिलैक्स यार। वो नूर का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर मोहब्बत से उसकी आंखें चूमी। देखो, अगर तुम इतना रोगी तो हमारे बेबी पर असर पड़ेगा। और वो उसका ध्यान भटकाता बोला, सिर्फ उसे अजियत से बाहर निकालने के लिए। उसकी बात पर नूर ने हैरानगी से उसे देखा। ऐसा क्या देख रही हो जानम? अभी आपने क्या कहा? यही कि आप मामा और मैं पापा बनने वाला हूँ। और नूर की नाक दबाता खुशी से बोला, अब सच कह रहे हैं जेब? बिल्कुल सच मेरी जान। बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने का। उसने नूर का माथा चूमा। वैसे ना, मैंने सोचा है हम क्रिकेट टीम बनाएंगे। वो शरारत से बोला और साथ नूर के फक चेहरे को देखा। जेब, भी आप क्या कह रहे हैं? वो परेशानी से बोली। ठीक तो कह रहा हूँ, बस तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो संजीदगी से बोला। नूर को तंग करने में उसे मजा आ रहा था। वो अभी कुछ और कहता जब नर्स कमरे में दाखिल हुई और वो चुप हो गया। मगर नूर अब भी परेशान थी। वो घर के लिए निकलने वाले थे जब उन्हें खबर मिली कि मीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। रुखसाना बेगम नूर और देव से अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगी। कुछ भी था है तो वो उनका बड़ा बेटा, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। हसन शाह भी अपने जवान बेटे की मौत से टूट गए थे। देव और नूर ने भी मीर को खुदा के लिए माफ़ कर दिया था और उसके आगे के सफ़र के लिए दुआ को थे। कुछ भी था, मीर से दोनों का एक मजबूत रिश्ता था।
प्लीज जेब, मैंने और नहीं खाना। वो फ्रूट से भरा बाउल एक साइड पर करती नाक चढ़ाकर बोली, नहीं जल्दी से पूरा खत्म करो। वो बेड पर उसके सामने बैठा प्यार से उसे खिला रहा था। प्लीज जेब, मेरा बहुत दिल खराब होता है। वो रूहानती हुई, मुझसे नहीं होगा खत्म। अभी वो बात कर रही थी कि अचानक वो वॉशरूम की तरफ भागी। वो वॉश बेसिन पर झुकी उल्टियां कर रही थी। जेब जल्दी से उसके पीछे भागा। निमरा ने उसे नहीं रोक दिया, मगर वो जेब ही क्या जो बात माने। उसके पीछे खड़ा नूर की कमर सहला रहा था। वो मुंह धोकर बाहर आई और बेड पर बैठ गई। जेब ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, जैसे नूर ने थाम कर 2 घूंट पिया। मैंने आपको कहा भी था नहीं खाना कुछ, वो नम आंखों से बोली। अच्छा सॉरी जानम, बोलो क्या खाना है मेरी प्रिंसेस ने। कुछ बहुत स्पाइसी सा, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। अभी वो लाड से बोली और उसके कंधे पर सर रख दिया। मीर की मौत को 2 हफ्ते हो चुके थे। जिंदगी अपने डगर पर चल रही थी। रुखसाना बेगम अपने बेटे को याद करती रो पड़ती थी, मगर उन्होंने भी खुद को संभाल लिया था। उनका बेटा एक मुजरिम था जिसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी और फिर अपने अंजाम को पहुंच गया। उसने नूर के लिए स्पाइसी पिज़्ज़ा मंगवाया, जो अब दुनिया से बेखबर खाने में मसरूफ थी और जेब उसे मुसलसल देखने में। क्या है, अब ऐसे क्या देख रहे हैं? वो मुसलसल उसकी गहरी नजरों से पजल हो रही थी। देख रहा हूँ तुम ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, आज दिल बेईमान हो रहा है। उसके करीब हुआ और प्लेट एक साइड पर रखी। नूर उसके अंदाज पर सिटपटा के जल्दी से खड़ी हुई, मगर जेब ने एक झटके से कलाई पकड़ी और अपनी गोद में बिठा लिया। जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो दूर ना हुआ करो, तकलीफ होती है। वो सरगोशी करता उसके कान की लू चूमी। जिस दिन तुम मेरे से मीर से मिलने गई थी और मुझसे झूठ बोला था, वो दिन मैंने इंतहाई अजियत में गुजारे थे। फिर मुझे सब पता लगा कि मीर हम दोनों को जुदा करना चाहता है। मुझ पर हमला भी इसी ने करवाया था। वो पूरे 2 हफ्ते बाद नूर से मीर के बारे में बात कर रहा था, वरना मीर के नाम से ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता था। जब तुम मुझसे बार बार झूठ बोल रही थी तो मुझे उस दिन गुस्सा आ गया था। मुझे कुछ गलत ना हो जाए इसलिए मैं तुम्हें बिना कुछ कहे ऊपर रूम में आ गया और तुम मुझे गलत समझ के घर से चली गई और फिर उसने तुम्हें अगवा कर लिया। तुम्हें हर जगह तलाशी है। मेरी क्या हालत थी मैं बता नहीं सकता नूर। हर लम्हा तुम्हें खोने का डर रहता था। किस कदर बेबस था मैं। वो धीरे धीरे उसे सब बता गया और वो नम आंखों से सच झुकाकर सुनती रही। जरा मैंने तुम्हें रोने का तो नहीं कहा, वो मुस्कुराकर उसके आंसू साफ करता बोला। मैं उस दिन सब खत्म करने गई थी जेब, ताकि वो इंसान दोबारा हमारी जिंदगी में दाखिल ना हो। आपसे झूठ सिर्फ इस वजह से बोला कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए उसका नाम लेना। वो चेहरा झुकाकर शर्मिंदगी से बोली, मुझे सब पता है जानम, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें तुम्हारे अंदर का सब हाल बता देती हैं। चलो आओ लेटो। वो उसे बेड पर लेटाता उसके साथ लेट गया। अच्छा एक चीज तो रह गई। क्या? नूर ने सवालिया नजरों से देखा। जेब उस पर झुका और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और खुद को सैराब करने लगा। थोड़ी देर बाद वो दूर हुआ और देखा वो सुर्ख चेहरा लिए नजरें झुकाए लंबे लंबे सांस ले रही थी। ये रह गया था जान, वो सरगोशी करता लेट गया। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। वो नूर का सर अपने बाजू पर रखता आंखें मूंद गया, जबकि नूर ने भी उसके इशारे में पुरसकून होकर आंखें मूंद ली। 1 महीने बाद कहाँ थी, कब से कॉल कर रहा हूँ। वो बेचैनी से बोला। सॉरी मैं सो गई थी, वो मासूमियत से सच बोली। हमारी नींद उड़ाकर आप सो गई। वो बस बहुत ज्यादा थकी थी तो भाभी ने कहा आराम कर लो। उसने सफाई दी। कर लो आराम यार, अच्छी तरह अपनी नींदें पूरी करो, मेरे लिए अच्छा होगा, वो मायने खेदी से बोला। इसकी बात का मतलब समझकर हूर के गाल सुर्ख हुए। बस एक दिन रह गया है, फिर तुम मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरस में होगी, मेरी पनाहों में। मैं तुम्हें आराम से अपनी पनाहों में मैं मेरी पनाहों में तुम आराम से अपनी नींदें पूरी करना। प्लीज हैदर, आप ऐसी बातें ना करें। जाने हैदर, एक दफा फिर से नाम लेना मेरा। वो आज उसे तंग करने के मूड में था। उसकी बातों से हूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हूर की तरफ खामोशी हैदर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। कहाँ गई ओ यार, वो शौक हुआ, जबकि हूर ने बिना कुछ कहे फोन बंद कर दिया और हैदर का उसकी हरकत पर कहका लगाया। क्या बनेगा तेरा हैदर, वो सर्द हवा के सुपुर्द करता बुड़बुड़ाया और हूर का एक बार फिर सोचकर मुस्कुरा दिया। वो मुसलसल उसे कॉल और मैसेजेस कर रही थी, मगर वो किसी का भी जवाब नहीं दे रहा था। कल मेहंदी का फंक्शन था और वो अबान से अपने रवैये की माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर वो 1 हफ्ते से उसे इग्नोर कर रहा था। 7वीं दफ़ा कॉल करने पर उसने फ़ोन अटेंड किया। हेलो, वही दिलकश आवाज़ जो निमरा के समातों में टकराई। आप कैसे हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोली। जिंदा हूँ, तुम बताओ क्यों फ़ोन किया? मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मुझे पता है तुमने क्या बात करनी है। कल मेहंदी के फंक्शन में सबको सच बता दूंगा।
کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، تم پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا، مجھ سے طلاق کے بعد تم ساتھ سے شادی کر لینا، ٹھیک ہے؟ اوکے اب آرام کرو۔ اس نے فون بند کر دیا اور نمرہ کتنی دیر ساکت کھڑی رہی۔ عباسی ہاؤس میں ہر طرف گہما گہمی تھی، ہر کوئی کام کرتا نظر آ رہا تھا۔ مہندی کے فنکشن کا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا، اسٹیج کو پیلے رنگ کے خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا، کیونکہ مہندی کمبین کمبائن تھی کیونکہ مہندی کمبائن تھی، اس وجہ سے وہ جھولے رکھے گئے تھے، اس لیے دو جھولے رکھے گئے تھے اوپر جائے جہاں وہ سبز اور پیلے رنگ کے لہنگے چولی میں ملبوس تھی، دونوں ہاتھوں میں گجرے ڈالے پھولوں کا خوبصورت زیور پہنے وہ بغیر کسی میک اپ کے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دھیان مسلسل ابان کی کل والی بات پر جا رہا تھا، تو کیا وہ سچ میں مجھے چھوڑ دے گا؟ سوچتے آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا کف لنک بند کر رہا تھا اور ساتھ اس کے نابی لبوں پر شریر سے مسکراہٹ تھی۔ اس وقت وہ سفید رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ایک ہفتے سے اس نے نمرہ سے بات کرنا چھوڑا ہوا تھا، نمرہ کی بے چینی اسے جیسے مزے دے رہی تھی۔ کل بھی اس نے صرف اس لیے کہا کہ وہ اظہار کر دے کہ محبت ہو گئی ہے، مگر وہ نہ بولی۔ جان بڑا تنگ کیا ہے، اب میری باری ہے۔ وہ مسکراتا ہوا خود پر سپرے کرنے لگا۔ وہ کب سے لاؤنج میں کھڑا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، وہ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس وقت وہ کالے رنگ کا سوٹ پہنے، ہاتھ میں قیمتی گھڑی پہنے، اچھے سے بال سیٹ کیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جب اس سے مزید انتظار نہیں ہوا تو اس نے اوپر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ جب وہ نیلی آنکھوں والی شہزادی سیڑھیاں اترتی نظر آئی، اورنج اور گرین کلر کے لہنگے پہنے، ہلکے سے میک اپ میں، بال کھولے چھوڑے اور ہاتھوں میں گجرے ڈالے، وہ زیب کا دل بے قرار کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سیڑھیاں اترتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ چلیں، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی، کیونکہ زیب کی آنکھوں میں محبت کے دیپ وہ دیکھ چکی تھی۔ چلتے ہیں، پہلے ذرا اپنی زوجہ کی تعریف تو کر لوں۔ وہ کھینچ کے اسے اپنے حصار میں لائے بولا، زیب چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ جہاں وہاں دیکھتی بولی، چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لبوں کو فوکس میں لیتا جھکا تھا۔ بیٹا جی، گھر مہمانوں سے بھرا ہے، کچھ تو لحاظ کر لے۔ وہ جو اس کے ہونٹوں کو چھونے والا تھا ایک دم پیچھے ہوا، جہاں ہمیں جمشید صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ پاپا نور کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا، بس وہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خجل سا ہوا۔ چلو اب جلدی کرو، کب سے کھڑی ہو، جاؤ حور کو لے کر آؤ۔ وہ اسے حکم دیتا باہر کی طرف چل دیا، جبکہ جمشید صاحب کھڑے بیٹے کی اداکاری دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ نور کا تو ویسے ہی شرم سے برا حال تھا، وہ بھی زیب کے حکم کی تکمیل کرتی حور کے روم کی طرف چل دی۔ خدا تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے، جمشید صاحب نے دل میں دعا کی۔ ماشاءاللہ، آج تو ہماری نند پلت بھابی بجلیاں گرا رہی ہے، وہ حور کے چہرے کو دیکھتی شرارت سے بولی، جہاں بے چینی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ اس وقت وہ یلو کلر کے لہنگے اور شورٹ شرٹ میں ملبوس تھی، پنک لپسٹک ہونٹوں پر لگائے، بالوں کو کھلا چھوڑ کر ایک سائڈ پر کیا تھا، پھولوں کا زیور پہنے وہ خود بھی ایک خوبصورت پھول لگ رہی تھی۔ بھابھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ انگلیاں مروڑتی بولی۔ ڈر کس بات کا گڑیا، کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میرا بھائی کوئی آدم خور نہیں ہے جو تمہیں کھا جائے گا۔ آخری بات نور نے شرارت سے بولی، جس سے حور ہنس دی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو جمشید صاحب اندر داخل ہوئے۔ ہماری گڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ اس کے قریب آئے اور ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ اپنے پاپا کو معاف کرو گی گڑیا، ہر اس غلطی کے لیے جو مجھ سے ہوئی۔ وہ نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا کر ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ہم تو آپ سے ٹھیک طرح سے معافی بھی نہیں مانگ سکے اور آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہیں، وہ نم لہجے میں بولے۔ پاپا آپ بار بار سوری بول کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ حور نے ان کا چہرہ صاف کیا، نور کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ چلیں، وہ آگے بڑھتے بولے۔ وہ بھی چہرہ صاف کیے نور کے ساتھ باہر آئی۔ عباسی ہاؤس میں دونوں فیملیز کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ رخسانہ بیگم بھی خوش تھی دوبارہ سے اس خاندان کو اکٹھا دیکھ کر۔ وہ اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا جب ایک بچی اس کے پاس آئی اور ایک کاغذ پکڑا کر چلی گئی۔ اس نے کاغذ کھولا اور اندر لکھی تحریر پڑھی۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس کے سب کی نظروں سے بچتا اوپر نمرہ کے روم کی طرف چل دیا۔ دل میں تو اپنی جنگلی بلی کا ری ایکشن سوچ کر ہی گدگدی ہو رہی تھی۔ وہ سرشاری سے مسکراتا اس کے روم تک پہنچا۔ دروازے پر دستک دیکھ کر وہ اندر داخل ہوا، جہاں وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے بلایا؟ وہ سنجیدہ سی صورت بنا کر بولا۔ نمرہ نے لہجے کا سرد پن شدت سے محسوس کیا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بولی۔ کل سے اسے بہت سوچا مگر دل نے بس ابان کے حق میں گواہی دی۔ تم نے کہا ہے نا، میں ابھی تھوڑی دیر میں سب کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا، جان چھوٹ جائے گی تمہاری مجھ سے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، جہاں اب نمکین پانی جمع ہونے لگا تھا۔ وہ نظروں کا زاویہ بدلتا ہوا منہ موڑ گیا۔ وہ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا مگر دل تو اس پاگل لڑکی کے آنسو چننے کا کر رہا تھا
جو اظہار نہیں کر رہی تھی، بس رو ہی جا رہی تھی۔ میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی، مگر میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ وہ جانے لگا تھا، اس کے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر چہرہ بھگو رہے تھے۔ روک لو یار، وہ دل میں اس سے مخاطب تھا۔ یہ رک کیوں نہیں رہے مجھے؟ یہ روک کیوں نہیں رہے مجھے؟ روک لو پاگل لڑکی۔ وہ دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے مایوس ہو کر ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ نمرا جلدی سے اس کے قریب پہنچی اور اس کو اپنی طرف موڑا۔ ابان کا تو دل بھنگڑے ڈالنے کا کر رہا تھا۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے ابان؟ میں کوئی کھلونا ہوں؟ نمرا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ان صاحب کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ جسے جب دل چاہے تم اپنی مرضی سے اپنا بنا لیا اور دل بھر گیا تو دور پھینک دیا۔ وہ مسلسل اس کے سینے پر تھپڑ مار رہی تھی اور وہ خاموش کھڑا اسے سن رہا تھا۔ پہلے تم نے مجھے اپنی محبت کا احساس کرایا اور جب میرے دل میں محبت پیدا ہوئی تم چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ ابان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ محبت کا اظہار کر گئی تھی۔ وہ مہندی کی دلہن بنی اس کا دل بے ایمان کر رہی تھی۔ اگر تم نے باہر کچھ بھی کہا تو میں اپنی جا باقی کے الفاظ اس نے اپنے ہونٹوں سے چن لیے، جبکہ نمرا آنکھیں پوری کھولے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ چند لمحوں بعد پیچھے ہوا۔ تمہارے ہونٹوں سے اظہار سن کر جتنی خوشی مجھے ہوئی ہے بتا نہیں سکتا، اور تمہیں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جان۔ وہ اس کے گرد حصار بنا کر بولا، بس یہ ایک چھوٹا سا ڈرامہ تھا تاکہ تم سیدھی ہو جاؤ۔ اور نمرا کی ناک دباتا مسکرایا، تم اتنے دن سے ڈرامہ کر رہے تھے؟ اس کے حصار سے نکلتی ہوئی بولی، جس پر ابان نے شرارت سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم بہت بدتمیز ہو، مجھ سے اب بات مت کرنا۔ وہ کوئی ضرورت نہیں کل کمرے میں آنے کی، ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ اسے پیچھے کرتی واش روم میں گھس گئی۔ پیچھے وہ ہونک بنا کھڑا رہا۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے اپنے دلہنوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ابان تو نمرا کو دیکھ آیا تھا، مگر حیدر بے چینی سے حور کی راہ تک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آتی دکھائی دی۔ آرام آرام سے قدم رکھے وہ چل رہی تھی۔ وہ اسٹیج کے قریب پہنچی تو ان دونوں نے انہیں اوپر چڑھنے میں مدد دی تھی۔ حیدر تو بس حور کو دیکھی جا رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی نروس تھی، اس طرح دیکھنا اس کا بیٹھنا محال ہو گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دل تو کر رہا ہے ابھی نکاح کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہ اس کی طرف جھکتا سرگوشی کرتا مسکرایا۔ حور سرخ چہرہ جھکائے اور حیدر اسے خوبصورت منظر کو دیکھنے لگا۔ ابان نے نمرا سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ بھی خاموش ہو کر رسم انجوائے کرنے لگا۔ مہندی کا فنکشن رات 1 بجے تک اختتام کو پہنچا۔ تمام رسموں کے بعد سب مہمان چلے گئے تھے۔ وہ گھر آئے تو تھکن کی وجہ سے حور اور جمشید صاحب سونے چلے گئے تھے، جبکہ نور لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس وقت اسے بہت بھوک لگی تھی، کھانا تو اس نے کھایا ہی نہیں تھا۔ ملازم سارے چلے گئے تھے اور نور کا خود اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی جو جولری اتار رہی تھی جب دیب ہاتھ میں ٹرے پکڑے اس کے سامنے بیٹھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی میڈیسن لی، وہ خفا سا بولا اور چمچ اس کے منہ کے قریب لیا۔ زیب قسم سے دل نہیں تھا کر رہا، جانتی تھی وہ کھانے کی لاپرواہی پر کتنا ناراض ہوتا ہے، اس لیے صفائی دینے لگی۔ وہ خاموشی سے کھلاتا رہا۔ تھوڑی سی بریانی کھانے کے بعد زیب نے اسے دودھ کا گلاس دیا، جسے وہ ناک منہ چڑھا کر خاموشی سے پی گئی۔ اس کے انداز پر زیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ زیب نے اسے گود میں اٹھایا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ جانتا تھا وہ بہت تھک گئی ہے۔ وہ روم میں داخل ہوا اور اسے آرام سے نیچے اتارا۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی اور کپڑے چینج کر آئی۔ جب زیب بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب پہنچی اور پھر زیب کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ زیب نے بھی اس کے گرد حصار بنایا۔ آئی لو یو، وہ دھیرے سے بولی۔ لو یو ٹو جانم، وہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا بولا۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی آغوش میں پرسکون ہو کر سو گئے۔ اگلا دن بہت مصروف تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی حور اور نور کو پارلر چھوڑ کر آیا تھا۔ اب بھی وہ دیگر کاموں میں مصروف تھے۔ تیار ہونے پر نور نے زیب کو میسج کیا اور وہ انہیں لینے چلا گیا۔ وہ سرخ رنگ کا لہنگا پہنے کوئی افسرا ہی لگ رہی تھی۔ بیوٹیشین کے کیے گئے میک اپ پر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ نور رائل بلو کلر کی میکسی پہنے جس پر سفید اسٹون سے خوبصورت ورک ہوا تھا پہنے زیب کے دل پر بجلی گرا رہی تھی۔ وہ 7 بجے کے قریب ہال پہنچے۔ حور اور نمرا کو برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا۔ نمرا بھی ڈیپ ریڈ کلر کا غرارہ پہنے مہارت سے کیے گئے میک اپ میں پری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بارات پہنچنے کا شور مچا۔ دونوں دولہے اسٹیج پر بیٹھے خوبصورت لگ رہے تھے۔ ابان نے بلیک شیروانی پہنی تھی، جبکہ حیدر نے اسکن کلر کی، جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ پہلے ابان اور امرا کا نکاح ہوا اور پھر حیدر اور حور کا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو جانے، ابان دھیرے سے بولا، جبکہ نمرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔
तुम तो मैं घर जाकर बताऊंगा, वो धमकी देता बोला। जैसे निम्रा मुस्कुरा दी। इतना डर क्यों रही हो यार? वो उसके ठंडे हाथ पर अपना हाथ रखता मुस्कुरा कर बोला। नहीं तो, वो टूटे अल्फाज में बोली, जबकि हाथ अभी भी हैदर की गिरफ्त में था और उसका लम्स हूर का दिल धड़का रहा था। रुखसती का शोर हुआ। हूर ज़ेब के गले लगे, बहुत रोई। ज़ेब भी उसे सीने से लगाए नम आंखों से रुखसत कर रहा था, जबकि निम्रा भी बात साहब के सीने से लगी रो रही थी। वो दोनों कुरान के साय में रुखसत होकर अपने पिया के घर चली गई। पीछे पीछे सब उनकी खुशियों के लिए दुआ गो थे। नूर उसे हैदर के कमरे में ले आई और आराम से बेड पर बिठाया। तुम यहाँ बैठो, मैं हैदर को भेजती हूँ। नूर उसका लहंगा सेट करती बोली। वो बाहर जाने लगी जब हूर ने उसे रोक लिया। भाभी प्लीज अभी न जाए। उसका हाथ पकड़ती बोली, यही हूँ मैं गुड़िया, और अगर उसने कोई बदतमीजी की तो मुझे बताना। अब तुम आराम करो, ओके? वो उसके गाल पर प्यार करती रूम से चली गई। हूर ने नजरें उठाकर रूम को देखा, जो खूबसूरती से सजा हुआ था। पूरे कमरे में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। बरकी कैंडल से कमरे में रोशनी थी, जो माहौल में एक अलग फसू पैदा कर रही थी। सामने दीवार पर हैदर की मुस्कुराती तस्वीर थी। हूर उसे देखने लगी। वह हंसता हुआ बहुत खूबसूरत लगता था। रूम का दरवाजा खुला और वो अंदर आया। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। हूर जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। उसने अपना कुल्ला सोफे पर रखा और शेरवानी के ऊपर वाले दो बटन खोलकर उसके सामने बैठ गया, जो सर झुकाए मुसलसल अपने हाथों को मसल रही थी। इजाजत हो तो घूंघट उठा लूं? वो धीमी आवाज में बोला। हूर ने इस बात में सर हिलाया। हैदर ने उसका घूंघट उठाया और कितने ही पल वो देखता रह गया। उसने हाथ बढ़कर घूर का चेहरा ऊपर किया और बेखुद होकर उसकी लरजती पलकों को छू लिया। हैदर का लम्स महसूस करके वो जी जान से कांपी। मैं बहुत खुश हूँ हूर, तुमने मेरी जिंदगी में आकर उसे मुकम्मल कर दिया। वो उसका हाथ पकड़ के बोला। और फिर साइड दराज से एक मखमली केस निकाला, जो तुम्हारी मुंह दिखाई। हूर ने खोला तो उसमें पायल का खूबसूरत जोड़ा था। बहुत प्यारा है, उसने दिल से तारीफ की। हैदर ने बारी बारी उसके दोनों पैरों में पायल पहनाई और फिर उन पर होंठ रख दिए। मुझे चेंज करना है। वो जल्दी से पाँव खींच कर खड़ी हुई। ओके। वो भी उठकर वॉशरूम में चला गया। वो शीशे के सामने खड़ी अपना दुपट्टा पिन्नों से आज़ाद करने की कोशिश करने लगी। वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और वो ट्राउज़र पहने बगैर शर्ट के बाहर आया। हूर ने नज़र उठाकर उसे देखा और फिर अपना काम करने लगी। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, मैं कर लूंगी। हैदर मुस्कुरा दिया। उसने हूर की नाजुक गर्दन को भारी सेट से आज़ाद किया, फिर उसकी शफाफ गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। इस तरह ही एक एक करता उसके सारे जेवर उतारने लगा। हूर तो बस गिरने वाली थी। उसकी गुस्ताखियों से वो पिघल रही थी। हैदर ने उसे गोद में उठाया और बेड पर उसे नरमी से लिटाकर उस पर झुकता चला गया और नरमी से उसे अपनी प्यार की बारिश में भिगोने लगा। हूर ने भी अपना आप उसे सौंप दिया। जी, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।